Yes. Let's start with a fresh unit. Unit number 3, magnetic effects of current. आज के जो हमारे टॉपिक कवर अप करने हैं हमने Oersted experiment that is written on the board. अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Next topic that we have to cover is motion of charge particle in magnetic field. Fine. And next topic is comparison of motion of particle in magnetic field and electric field. In electrostatics we have covered कि if a charge particle is placed in electric field, what its मोशन की अगर एक चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में रखेंगे तो उसका क्या मोशन होगा. हमने देखा था ना कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इट विल experience a force in the direction of electric lines of force, and if the charge particle is negative it will experience a force in the direction opposite to the direction of electric lines of force. For example, let's say हमारा ये फ्लोर पे एक बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर वॉल पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है. फाइन. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ जाएंगी. जैसे ही मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखूंगा, this positive charge particle will experience a repulsion from this positive charge and will experience a attraction from upward negative charge. So it will follow the direction of electric lines of force. ठीक है, ये हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैट में कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में रखेंगे it will experience a force in the direction of electric lines of force. और अगर वो चार्ज पार्टिकल हमारा नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जगह अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखूंगा, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से जा रही है? नीचे से ऊपर ही. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है. नीचे कौन सा चार्ज पड़ा है? पॉजिटिव चार्ज. यहां पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रखूंगा किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नीचे की तरफ. सो इट विल फॉलो अ पाथ ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन पे है, उस पे फोर्स लगेगी. नाउ लेट्स सी हाउ विल बी द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अफेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइन. दीस आर द टुडेस टॉपिक, बट लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट. फाइन. देखो, ऑर्स्टेड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था दैट वाज इन 1820. Fine. Before 1820, ठीक है, before 1820, in the starting of 18th century, it was thought that electricity is a different branch of science and magnetism is a different branch of science. Electricity and magnetism does not have any relation with each other. But in 1820, Danish scientist Christian Ørsted observed that whenever a current is passed through a conductor, he observed a deflection in the magnetic needle. ध्यान से देखो, अगर हम बिल्कुल बेसिक से देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बोर्ड, इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, दिस चार्ज इज एट रेस्ट. इफ अ पॉजिटिव चार्ज एट रेस्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. ठीक है, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, अगर हमारा कोई चार्ज रेस्ट पे है, it will have only electric field around it. ये हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ होती हैं. तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे है चाहे मोशन पे है, उसके पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. फाइन. इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट it will have electric field only. But if charge is in motion, for example अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मोशन में है, it will have E वेक्टर as well as D वेक्टर. इसके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. बट जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या टाइम वेरिंग हो. ठीक है, वी हैव दिस कांसेप्ट वी हैव कवर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं डिटेल में कि अगर हमारा कोई भी चार्ज रेस्ट पे है, a charge particle at rest will have electric field only. A charge particle is in motion is a source of electric field as well as magnetic field. But if a charge particle is in accelerated or oscillatory charge particle is a source of electromagnetic waves. होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है, इट विल हैव ओनली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड इट. ठीक है, इसके पास इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज. इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज, it will have electric lines of force radially outwards in all direction. If this is a negative charge, this will have a electric lines of force radially inwards in all directions. Fine. These are the electric lines of force for a stationary charge or when a charge particle is at rest. If this charged particle is allowed to move with a uniform velocity, means there is no acceleration in the charge. Find this charge particle is moving with uniform velocity means if the charge is in motion, it will have
both electric field as well as magnetic field around it. मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. बट इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू ऑसिलेट, अगर ये ऑसिलेट करता है, ठीक है, ऑसिलेशन है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, वेरिंग वेलोसिटी होगी. If this charge particle is allowed to oscillate, it will have around itself its electric field also, magnetic field also. Those electric field and magnetic field vectors are mutually perpendicular to each other and time varying electric field and magnetic field. मतलब अगर ये चार्ज हमारा oscillate कर रहा है, if this charge particle is allowed to oscillate, this oscillatory charge particle will produce electric field around itself, magnetic field around itself. Those fields would be perpendicular to each other and those fields would be time varying. मतलब अगर ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो टाइम वेरिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो टाइम वेरिंग होगी. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल फर्दर प्रोड्यूस magnetic field and variation of magnetic field with respect to time will further produce electric field, and this process will go continue in space and we will give this process a name of electromagnetic wave. Fine, ये प्रोसेस हमने पढ़ा है. तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है that is for the electromagnetic waves. फिलहाल अब हमें कितना कॉन्सेप्ट चाहिए, अभी हमने क्या देखना है. यस, इधर देखो, अगर हमारा यस ऑन द बोर्ड, अगर ये हमारा एक कंडक्टर है, यस, इफ दिस इज अ कंडक्टर, फाइन, इस कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ. करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. फाइन, करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर किसी वायर में हमें करंट मिल रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इन सम unidirectional motion. If electrons are in unidirectional motion, electron is a charge particle, negative charge particle. Fine. If a negative charge particle is moving in a particular wire, means it will have electric field around itself and magnetic field around itself. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा कंडक्टर है, इसमें अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, it will have some magnetic field around itself. So direction of this magnetic field will be given by Snow rule. Snow rule states that if in any conductor direction of current will be from south to north, then the deflection of the needle will be towards west. यहाँ पे मैंने conventional direction बनाए हैं, that is your north direction, that is your east direction, that is your south direction, that is your west direction. In this particular region, the current in this particular conductor will be from south to north. current जो है south से start हो रहा है और north की तरफ terminate हो रहा है. direction of electric current is from south to north. if a magnetic needle is placed nearby this, then this needle would be deflected towards west. this needle would be deflected towards west. और ये जो तुम्हारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ये भी हमारा accidentally discover हुआ था. what Oersted was doing some experiment with this particular where he was working on the concept of Joule's law of heating. Joule's law of heating is H equals to I square RT. Fine, he was doing some sort of experiments on Joule's law of heating. Then he observed there was a magnetic needle placed nearby it and this needle was showing some sort of deflection. Fine. So जब वो Joule's law पे work कर रहा था, he observed some sort of deflection in this particular magnetic needle. He got confused कि एक magnetic needle में deflection आ रहा है. magnetic needle में deflection आने का क्या मतलब है? एक magnetic needle कब deflect करेगी? जब कोई और magnetic field इसके nearby होगी. Fine. ऐसे ही पढ़ा. Yes. So when there is a current in this particular region, so current is flowing from south to north. Yes, current is flowing from south to north and deflection of the needle will be towards west. So ये जो हमारा experiment हुआ था, that was sudden experiment. Oersted was performing experiment on the basis of Joule's law of heating, H equals to I square RT. उसने जब देखा कि वो अपने किसी circuit में experiment कर रहा है, there was a magnetic needle placed nearby it. Magnetic needle कोई वहाँ आसपास पड़ा था. That needle was showing some sort of deflection. He got confused कि कोई भी मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन देगा, जब इसके नियर बाय कोई और मैग्नेट को लेके जाएंगे. फाइन, इधर देखो ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप इधर उधर मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में कोई और मैग्नेट है,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है, रिजल्टिंग इनटू प्रोसेसेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. फाइन. सो ही सर्च्ड नियरबाय, देयर वाज नो अदर पीस ऑफ मैग्नेट. फाइन. then he come to conclusion that there is a current in this particular wire, and this current is producing a magnetic field around it, and this magnetic field got interaction with the magnetic field of this particular needle, and this results in the formation of the magnetic fields attraction and repulsion. इतना प्रोसेस क्लियर हुआ. ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? सिंपली करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. और डायरेक्शन क्या लेंगे? अगर हमारा किसी कंडक्टर में करंट तुम्हारा साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल वुड बी टुवर्ड्स वेस्ट. और अगर वही तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ करंट हो गया, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल वुड बी टुवर्ड्स ईस्ट. तो अब अगर ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक मैग्नेटिक नीडल को मैं ऐसे रख दूंगा, कुछ सेकंड्स बाद इस मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन इस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन होगी, दैट वुड बी टुवर्ड्स वेस्ट. और जैसे ही इसको आप अपनी पोजीशन पे लेके आओगे और करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे. करंट की डायरेक्शन कैसे रिवर्स करोगे? बैटरी को उल्टी, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दो. ठीक है, बैटरी को उल्टा कर दोगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. इसकी जो डिफ्लेक्शन है दैट विल गो टुवर्ड्स ईस्ट. क्लियर है इतना? फाइन. सो दिस इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. Simply current flowing in a conductor produces a magnetic field around it. Deflection of the needle would be given by Snow rule. चलो, नोट हो गया इतना क्वेश्चन? फाइन. आगे लिखो. नेक्स्ट टॉपिक इज राइट हैंड थंब रूल. क्विक. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, दैट्स वेरी इजी. सर सिंपली समझ लो, लिखने वाला कुछ नहीं, अपने आप बना लोगे. इधर देखो बोर्ड पे. Imagine a conductor holding in your right hand. Fine. This is my right hand and I am holding a conductor, straight current carrying conductor. I am grasping this straight current carrying conductor such that thumb is pointing out in the direction of current. If thumb is pointing in the direction of current, then the direction of encirclement of fingers will give you the direction of magnetic field. Right? In this case, direction of current is in vertically upward direction. Direction of current is in vertically upward direction. Then the direction of magnetic field will be given by encirclement of fingers. Fine. अब अगर मैं यही हाथ को इस डायरेक्शन में कर दूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ फिंगर्स इज टोटली रिवर्स. ठीक है. सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में क्या लिखोगे? Imagine you are holding a straight current carrying conductor in your right hand such that thumb points out in the direction of current, then the direction of magnetic field will be given by encirclement of fingers. ठीक है. और एक छोटा सा अपना हाथ बना दोगे. ठीक है, जो डायग्राम होती है, मैं हाथ नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि नहीं बनेगा मुझसे ढंग का. ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा दोगे. ठीक है, ये तुम्हारा अगर ये है, यहाँ पे हाथ बना देना. ठीक है, वायर को हाथ में होल्ड किया हुआ है. डायरेक्शन ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ फिंगर्स, दिस इज योर. ये सर आपका हाथ है? नहीं, ये मेरा हाथ है. ठीक है, हाथ तो बनाया ही नहीं मैंने. नहीं, इसमें नहीं मैच हो रहा. ठीक है, ये तुम्हारा करंट की डायरेक्शन है, ये तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. वही अगर अब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी एंटी क्लॉकवाइज. और यही अगर तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन नीचे है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी. बस इतना कॉन्सेप्ट लिख लो. इफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज. यहां पे नोट कर लो. अपवर्ड करंट anti-clockwise, magnetic field, downward current, clockwise, magnetic field. फाइन. इतना नोट कर लो. अगर तुम्हारी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी एंटी क्लॉकवाइज. और अगर तुम्हारा करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी क्लॉकवाइज. फाइन. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लॉ है.
यस अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यस the next topic that we have to cover is motion of charged particle in magnetic field. So before studying motion of charged particle in magnetic field, let's study force acting on a charged particle in magnetic field. Heading में now force acting on a charged particle. Force acting on a charged particle. Force acting on a charged particle in magnetic field. ठीक है, force acting on a charged particle in magnetic field. Yes, सबसे पहला difference between, yes, first basic difference between force acting on a charged particle in electric field and force acting on a charged particle in magnetic field. इधर देखो बोर्ड पे, let's say यहाँ पे हमारा कोई रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा कोई रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. इधर देखो बोर्ड पे, लेट्स review the differences between when a charged particle is placed in electric field, what is the magnitude of force that is acting on it, and when that particular charged particle is placed in magnetic field, what is the magnitude and polarity of force that is acting on the charged particle. अब इधर देखो, we have seen that force acting on a charged particle when it is placed in the region of electric field is given by F equal to QE. ये हमें पता है, force acting on a charged particle when it is placed in the region of electric field is given by F equal to QE. तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट पे ही रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की 0 है. If a charge particle is placed at rest in a region of electric field, definitely it will experience a force F equal to QE vector. अगर उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, चार्ज पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही. अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, बिकॉज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास, वेयरएज मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज. ये प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में, कि अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो पक्का से उसके पास मास होगा, पर जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज हो ही हो. ठीक है, तो अगर उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, उस चार्ज पार्टिकल का पक्के से कुछ ना कुछ मास है, तो एक्सेलरेशन पक्का से होगी, दैट वुड बी गिवन बाय A वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन m. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ छेड़खानी करती है. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लगती है, अगर हम कह रहे हैं whenever a charge particle is placed in the region of E only, ठीक है, यहाँ पे E only है और यहाँ पे B only, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन भी देखेंगे. अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, वो टॉपिक आता है हमारा लॉरेंट्ज फोर्स का. ठीक है, अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं E only, a region where electric field only exists. वहां पे चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? अब रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट, वहां पे चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा? देन वी विल सी अ कॉम्बिनेशन की, अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक रीजन में रख देते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उस टॉपिक को नाम दिया जाएगा लॉरेंट्ज फोर्स का. ठीक है, अब देखो, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स लगती है F इक्वल टू QE. ठीक है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन पे है, F इक्वल टू QE. QE फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेट वो चार्ज पार्टिकल पक्का से होगा ही होगा. Now let's see, whenever a charge particle is placed in the region of magnetic field, what is the force acting on it? First point, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे था तो काम चल रहा था. अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैं रेस्ट पे रख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स पक्का से 0 लगेगी. ये चीज हमेशा याद रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पे फोर्स लगती है QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, if a charge particle is placed in the region of electric field, the magnitude of force acting on the charge particle, I am marking it as FE. FE मतलब force experienced by the charge particle due to electric field only depends upon the two factors, magnitude of charge and strength of electric field in that particular region, whereas force acting on a charge particle placed in the magnetic field depends upon three factors. FB is directly proportional to V. V is your initial velocity. FB is directly proportional to the magnitude of charge, and FB is proportional to the strength of magnetic field. On combining all the three factors, it is given by FB vector equal to Q into V vector cross B vector. That is the force acting on a charged particle in the magnetic field. जिस तरीके से हमारा
साइन थीटा। जिस तरीके से हमारा इधर देखो डिस्कशन बंद, वो मैं अपने आप एक्सप्लेन कर रहा हूं। है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट माना है, कोई कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट माना गया। जिस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं उस पे जो फोर्स लगती है दैट इज गिवन बाय q into e वेक्टर। सिमिलरली व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। If there is a region where only magnetic field exists और वहां पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा है, then the force acting on the charge particle will be given by q into v vector cross b vector and a vector cross b vector is given by ab sin theta। फाइन, तो f वेक्टर, f की जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये बन जाएगी तुम्हारी qvb sin theta। तो हमारा इधर देखो yes and the qvb sin theta, theta is your angle between v वेक्टर एंड b वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है। यहां पे नोट कर लो, थीटा इज योर एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल के साथ एंटर कर रहा है। ठीक है, कितना नोट हो गया? ठीक है, fine, this was the topic of force acting on a charged particle in magnetic field only. Now let's see different cases how a charged particle can enter in a magnetic field। ठीक है, जिस तरीके से हमारा टॉपिक था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का, नाउ लेट्स सी द केसेस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग बनाओ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके हमारे चार केसेस बनेंगे। फाइन, मैग्नेट कोई भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में 4 वेज से एंटर कर सकता है। फर्स्ट वे व्हेन द direction of motion of charge particle is in the direction of magnetic field, parallel to the magnetic field. Second case, when the motion of charge particle is anti-parallel to the direction of magnetic field. Third case, when the motion of charge particle is perpendicular to the direction of magnetic field. Fourth case, when the charge particle enters at any angle to the direction of magnetic field. ठीक है, तो first case हमारा होगा in the direction of magnetic field. Second case ऑपोजिट डायरेक्शन, थर्ड केस तुम्हारा परपेंडिकुलर और फोर्थ केस एट एनी एंगल। देखो फर्स्ट केस 1, अब ध्यान से देखते रहना। केस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं। इधर देखो बोर्ड पे, when we were doing इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो हम इस तरीके से शो कर देते थे, दैट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से शो कर देते थे डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से शो कर देते थे राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन। यहाँ पे हम एरोस के साथ डील नहीं करेंगे। इन दिस केस मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ करंट वी विल डील विद द डायरेक्शंस डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे इस तरीके से क्रॉस का सिंबल बना रहा हूं, क्रॉस का सिंबल बनाने का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रही है, बोर्ड की तरफ जा रही है। और अगर मैं डॉट का सिंबल बना रहा हूं, डॉट का सिंबल बनाने का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तुम्हारी तरफ आ रही है, बाहर। पर सर अलोंग द रोड में, अलोंग द बोर्ड में तो ये बनेगा। अलोंग नहीं, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली सेट कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूं तो तुम क्या विजुअलाइज करोगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तुमसे निकल के बोर्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे डॉट बना रहा हूं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड से बाहर आके तुम्हारी तरफ। कन्वेंशन का मतलब, ठीक है, वो अलग, वो इस तरीके से अगर तुम अपनी नोटबुक पे क्रॉस बना रहे हो तो तुमसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पेज के इनटू द पेज जा रही है। ठीक है, और अगर आप डॉट बना रहे हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पेज से बाहर निकल के तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना, इस चीज को ध्यान देना। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है
Case one is when a charged particle enters parallel or anti-parallel to the magnetic field. Yes, case one, when a charged particle enters parallel or anti-parallel to the magnetic field. कहने का मतलब क्या है? जो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी या वो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगी. As we know, force acting on a charged particle is given by QVB sin theta. Theta is your angle between velocity vector and magnetic field vector. मान के चलो इधर देखो, let's say यहाँ पे एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. बोर्ड पे देखो, let's say यहाँ एक रीजन है जहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड से निकल के तुम्हारी तरफ आ रही है. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया. इधर देखो, मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया. इस चार्ज पार्टिकल को मैंने इनिशियल, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखूंगा क्या इस पे कोई फोर्स लगेगी? कोई फोर्स नहीं लगेगी. नो फोर्स. इफ अ चार्ज पार्टिकल इज allowed to enter in the magnetic field by giving its initial velocity in the direction of field. अब इसमें मैंने डॉट्स बनाए हैं. डॉट्स बनाने का मतलब फील्ड लाइंस कहां से बोर्ड से तुम्हारी तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं. मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लिया. चार्ज पार्टिकल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी तुम्हारी डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है? सामने की तरफ. चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? सामने की तरफ. वेलोसिटी भी सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ. दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री. एंगल अगर 0 डिग्री हो गया, sin 0 0, sin 0 0, तो फोर्स कितनी होगी? 0. फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0. राइट डाउन. और सेकंड केस हमारा एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आगे की तरफ जा रही हैं. मैंने क्या किया? एक चार्ज पार्टिकल लिया. इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी पीछे की तरफ. दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पीछे की तरफ. दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री. sin 180 डिग्री also 0. बना लो केस. फर्स्ट केस, when a charged particle enters parallel or anti-parallel to the region of magnetic lines of force. When a charged particle enters parallel or anti-parallel to the direction of magnetic lines of force, the force acting on a charged particle is 0. Fine. Case 1, when a charged particle, note हो गया, when a charged particle enters parallel or anti-parallel to the uniform magnetic field, force acting on a charged particle is 0. Case 2 बनाओ. Write down second case. अब ये केस इंपॉर्टेंट है. सारी डेरिवेशन इसी केस के अंडर आनी है और साइक्लोट्रॉन की पूरी वर्किंग इसी केस में कवर होनी है. फाइन. When a charge, case 2, when a charged particle enters perpendicular to the direction of magnetic lines of force. When a charged particle enters perpendicular to the direction of magnetic lines of force. Yes. अब ये केस है. देखो, लेट्स से यहाँ पे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोर्ड की तरफ जा रही है. तुमसे मैग्नेटिक, इसको विजुलाइज कर सकते हो. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर गोइंग इनटू द बोर्ड. बोर्ड की तरफ जा रही हैं. अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर अंदर की तरफ जा रही हैं, अब हमारा क्या है? केस 2, पार्टिकल की मोशन क्या है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब इधर देखो बोर्ड पे, ये रहा चार्ज पार्टिकल. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जा रही हैं? अंदर की तरफ. चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर होगा? परपेंडिकुलर. अरे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही हैं, तो चार्ज पार्टिकल को कैसे एंटर कराओगे? इस डायरेक्शन में दे दो वेलोसिटी. ठीक है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से जा रही है ना, x डायरेक्शन में. ठीक है. x डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है. ठीक है. मैंने सॉरी z डायरेक्शन में. फाइन. तो मैंने क्या किया? चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया. इनिशियल वेलोसिटी अंदर की तरफ दे दी. यहां पे मैं दिखा रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इन इनवर्ट डायरेक्शन. तो अब क्या होगा? इस चार्ज पार्टिकल पे हर पॉइंट पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगी. ठीक है. ध्यान से देखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters perpendicular to the direction of magnetic lines of force, the force
act on this charged particle in such a way that it will cover a entire circular path. इस पे हर पॉइंट पे फील्ड इस तरीके से लगेगी कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद अ फिक्स्ड रेडियस, ठीक है, विद अ फिक्स्ड रेडियस। तो कहने का क्या मतलब है, इधर देखो होगा क्या, अब इधर देखो, इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रही है बोर्ड की तरफ, ठीक है, बोर्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रही है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैंने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा इसका जो मोशन होगा वो इस तरीके से होगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद फिक्स्ड रेडियस एंड विद फिक्स्ड स्पीड। फिक्स्ड स्पीड, आई एम नॉट सेइंग फिक्स्ड वेलोसिटी, बिकॉज़ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, जबकि स्पीड हमारी हर पॉइंट पे सेम होगी। अब ध्यान से देखो, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब इधर देखो, as we know when a particle is covering a entire circle, the force necessarily that acts on a charged particle is centripetal force, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc जो है चार्ज पार्टिकल पे हमेशा लगेगी, जिसकी वैल्यू होगी mv²r। m is the mass of the charge particle, v is the speed with which the charge particle is entering in the region of magnetic field, ठीक है। m is the mass of the charge particle, v is the speed with which the charge particle is entering in the field, r is your radius of the circle with which it's completing. So for this charge particle to complete the entire circle, अगर ये चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमारी टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, और उसका रिएक्शन किस तरफ होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ हमारी चार्ज पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या ये चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ जा रहा है? नो, क्योंकि अंदर की तरफ इसको किसी फोर्स ने बैलेंस कर रखा है। कौन सी फोर्स? नहीं, QVB sin थीटा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इधर देखो बोर्ड पे सेम ये हमने प्रोसेस, इधर देखो हमने बहुत थ्योरी वाला क्वेश्चन किया था ना, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, बाहर की तरफ तो सेंट्रीपिटल लग रही थी mv²r, अंदर की तरफ किस फोर्स ने बैलेंस कर रखा था, kZe²r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स? QVB sin थीटा। So if this charge particle is covering the entire circle, इसका मतलब क्या है, FB हमारी कौन सी है फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इसने किसको बैलेंस कर रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रखा है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²r। चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा को 90 डाल देंगे, sin 90, sin 90 इज योर 1, sin 91, सो QVB, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, QVB इक्वल्स टू mv²r। एक v से एक v कैंसल, r को ऊपर ले गया, r का एक्सप्रेशन क्या बना, mv/qb। अब बोर्ड पे देखते रहो ध्यान से, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल that is covering the circular motion is given by mv/qb. m is the mass of the particle, constant. v is your speed of the charge particle, initial speed of the charge particle with which the charge particle is entering the magnetic field, constant. q is the charge of the particle, b is your magnetic field. Motion of a charge particle is यूनिफॉर्म कर लो यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का पता है ना, यूनिफॉर्म का मतलब magnitude or direction constant with respect to time, non-uniform changing magnitude and direction. So motion of charge particle in uniform magnetic field है, तो B भी तुम्हारा यूनिफॉर्म होगा। इधर हमारे सारे कांस्टेंट्स हैं, तो R भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट सर्कुलर। करो नोट, ठीक है। So this is the expression for radius of the charge particle with which it is covering the entire circle. नोट हो गया साथ के साथ, आगे बढ़े। Now let's calculate time period taken by the charge particle to complete the entire circle. Fine. अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा,
कि केस 2 ये इस तरीके से आएगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, deduce the expression for radius of the charge particle, time taken by the charge particle to complete the entire circle, frequency with which it's covering और angular frequency, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। पहला हमारा रेडियस आ गया, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, you have to memorize it, याद रखने न्यूमेरिकल में डायरेक्टली लगेगा। अब उसके बाद आओ, let's calculate the expression for time taken by the particle to complete entire circle। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? distance upon speed, बेसिक फॉर्मूला टाइम का, distance upon speed। फाइन, डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल ने कितना कवर अप करना है? सर्कुलर पाथ है, सर्कमफ्रेंस कवर अप करना है, डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई r, और स्पीड कितनी है इसकी? v, r की वैल्यू mv/qb, r की वैल्यू यहां पे डालो mv/qb, और नीचे तुम्हारा कौन है? v, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 पाई m/qb। सो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई m/qb। That is, it is the time taken by the charge particle to complete the entire circle। और यही सब मैथमेटिकल फॉर्मूले तुम्हारे साइक्लोट्रॉन में यूज होंगे। साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल यही है, चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू एंटर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और होती है, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल को, साइक्लोट्रॉन को कवर अप करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, केस 2 इज time taken by the charge particle to complete entire circle। Point 2, now अगर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये है, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? उल्टा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा qb/2 pi m, as frequency equal to 1/time। पहुंचो यहां तक। Yes, any doubt in this particular case? So these are the various characteristics of a charged particle when it is placed in the perpendicular to the direction of magnetic field। अब इस चीज का ध्यान रखना, ये देखो, जब भी अभी जो मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया, whenever a charged particle enters in the direction of electric field, अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं करती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? उसको एक्सेलरेट करती है। Whereas मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल अपना सीधे रास्ते से जा रहा था, उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगी कि उसने सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आता होता है, ठीक है। सो दिस वाज द केस 3। केस 1 क्या था? पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल में हमारी फोर्स कितनी लग रही थी? 0। केस 3 हमारा क्या है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर में याद रखना सर्कुलर पाथ एग्जिबिट होगा, रेडियस निकलेगा। रेडियस कैसे निकलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के साथ बैलेंस करोगे, mv²/r = qvb sin थीटा। थीटा तुम्हारा 90 डिग्री, mv²/r = qvb, वो पूरा एक्सपैंड करके तुम्हारा टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ये तुम्हारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस केस 4। केस 4 क्या? पहला हमारा था एंगल 0 डिग्री, थर्ड सेकंड 180 डिग्री, केस 3 90 डिग्री, केस 4 व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एनी एंगल। बनाओ केस 4 व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स। अब ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स Yes, case 4 is when a charged particle enters at any angle to the direction of magnetic field. Write down. Consider a region where magnetic field is there along x direction. ठीक है, अब इसको देखते हैं। Let's say हमारा कोई रीजन है जिसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड
x डायरेक्शन के अलोंग है, इधर देखो बोर्ड पे, यस when a charge particle enters at any angle to the direction of magnetic field other than 0 degree, 90 degree और 180 degree। फर्स्ट केस क्या था हमारा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में था, थीटा 0 डिग्री फोर्स 0। सेकंड केस चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से टोटली अपोजिट डायरेक्शन में था, थीटा 180 डिग्री फोर्स 0। थर्ड केस था 90 डिग्री वाला, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा था, तो उसमें हमारा सर्कुलर मोशन एस्टैब्लिश हो रहा था। नाउ लेट्स से कि कोई भी चार्ज पार्टिकल तुम्हारा किसी भी एंगल से एंटर कर रहा है, लेट्स से 30 डिग्री, मैंने रैंडमली उठा लिया। अब इधर देखो बोर्ड पे, लेट्स से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज देयर अलोंग एक्स डायरेक्शन। इस केस में मैं मैग्नेटिक फील्ड मान के चल रहा हूं सामने की तरफ जा रही है एक्स डायरेक्शन। अब मैंने चार्ज पार्टिकल को एंटर कराना है किसी भी एंगल से, लेट्स से ये मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पड़ा है। अब बोर्ड पे देखते रहना ध्यान से क्या हो रहा है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मेरा यहां पे है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं सामने की तरफ इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, बोर्ड पे देखो ये चार्ज पार्टिकल यहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, सामने की तरफ, ये मैंने दिखाया ना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है सामने की तरफ। अब इस चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे रख के, इधर देखो, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे रख के आगे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं, क्या होगा इसके साथ, कोई फोर्स नहीं लगेगी। कोई फोर्स ना लगने का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन ना होना, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं इधर देखो, पाथ में कोई डिफ्लेक्शन ना होना, जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना होना, ठीक है। फोर्स 0 लग रही है ना, इधर बोर्ड पे समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं, हर वर्ड का मीनिंग है उसको पकड़ने की कोशिश करो। इधर देखो, लेट्स से ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे देख लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये 3-4 एरोस बना लो फिर तुम्हें दिखेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इधर देखो बोर्ड पे, ये यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को सामने की तरफ इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन x डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, फोर्स कितनी लगेगी 0। अब इधर देखो, फोर्स 0 लगने का क्या मतलब है, फोर्स 0 लगने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 होना। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना और नो डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है, ये चार्ज पार्टिकल को मैंने जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया सामने की तरफ, ये उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ चलता रहेगा। फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं कि मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, रुक जाएगा। फोर्स 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन का 0 होना। एक्सेलरेशन का 0 होने का मतलब है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। जितनी वेलोसिटी से, लेट्स से मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन 10 मीटर पर सेकंड से ही कवर अप करेगा। FB 0 है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0 का सिंपली मीनिंग है नो डिफ्लेक्शन, इसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। केस, ठीक है, ये वही फर्स्ट केस है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। अब लेट्स से, और केस 2 में क्या था हमारा, एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन। केस 3, अगर यहां पे अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अब लास्ट केस देखो, चार्ज पार्टिकल की मोशन, ये सब केसेस मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि पार्टिकल की मोशन थोड़ी विजुअलाइज हो माइंड में। अब लास्ट केस देखो, लेट्स से मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पे पड़ा है, अब मैं इसको वेलोसिटी दे रहा हूं ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी में दे रहा हूं ऊपर की तरफ, मींस इनिशियल वेलोसिटी हैज एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मैं इसको वेलोसिटी कुछ ऐसे दे रहा हूं, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अगर सामने की तरफ है एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब as the velocity vector is making an angle theta with the horizontal, we can simply resolve into two components। जो x component होगा ये हमारा कितना होगा, v cos theta, एंड y कंपोनेंट तुम्हारा कितना होगा, v sin थीटा, ठीक है। तो जैसे ही इधर देखो हमारा बोर्ड पे, अगर ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर, इफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, देन v cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, and v sin theta is the component of the velocity perpendicular to the direction of magnetic lines of force। अब इस चीज को ध्यान से समझो, कहने का क्या मतलब है। अब ये जो हमारा केस है, ये जो केस है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एनी एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू केसेस। दो केसेस का कॉम्बिनेशन कैसे है, बोर्ड पे देखो।
मैंने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी, इधर बोर्ड पे मैंने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी v एट एनी एंगल। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए, v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। मींस v cos थीटा कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और v sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो v sin थीटा वाले कंपोनेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराना। तो v sin थीटा कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल टू मेक द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन एंड v cos थीटा कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल टू मेक द चार्ज पार्टिकल मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इसके डबल मोशन होंगे। क्या क्या? सर्कुलर पाथ में भी मूव करना, आगे भी मूव करना। सर्कुलर पाथ और आगे, सर्कुलर पाथ और आगे, सर्कुलर पाथ और आगे। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ हेलिकल मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। ठीक है? ये हेलिकल मोशन क्यों है? द हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ड्यू टू two different velocity components that are present in the region. v cos थीटा वाला कंपोनेंट रिस्पांसिबल होगा उसको आगे की तरफ लेके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि v cos थीटा तुम्हारा अलाइंड है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। v sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, क्योंकि v sin थीटा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे इस केस में दिक्कत है, मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ समझने के लिए। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा v sin थीटा वाला कंपोनेंट है। मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन, v sin थीटा परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी x डायरेक्शन, v cos थीटा भी तुम्हारा ये डायरेक्शन। ठीक है? मूव इन सर्कुलर पाथ। और ये कंपोनेंट क्या करेगा? मूव इन स्ट्रेट पाथ। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर पाथ का। मींस चार्ज पार्टिकल में ने आगे भी बढ़ना है और सर्कुलर पाथ भी फॉलो करना है। मतलब दिस इज अ हेलिकल। सो दिस वाज द लास्ट केस फॉर द चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एनी एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यस। अब अगर मैं यहाँ पे रेडियस, अब ये जो हमारा सर्कुलर पाथ बन रहा है ना, इस सर्कल का अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वहां पे रेडियस कैसे निकला था? v sin थीटा बाय q। अब वहां पे देखो हमने क्या किया था, बोर्ड पे देखो, वहां पे हमने जो एक्सप्रेशन बनाए थे वहां पे, इधर देखो हमने क्या किया था? QVB को इक्वेट किया था mv स्क्वायर बाय r से। यस। या वहां पे वेलोसिटी रिस्पांसिबल थी उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? v sin थीटा। v cos थीटा का कोई रोल नहीं है उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। v sin थीटा कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल टू मेक द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ये होगा q इनटू v sin थीटा इनटू b इक्वल टू m इनटू v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r। ठीक है? ये चीज क्लियर है? एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा रेडियस का m v sin थीटा अपॉन qb। जो पहले वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा mv by qb था, अब वो बन जाएगा mv sin थीटा by qb। क्यों? जो सेकंड थर्ड केस था उसमें पूरी की पूरी वेलोसिटी रिस्पांसिबल थी उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। यहाँ पे कौन रिस्पांसिबल है? v sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो v के साथ क्या हुआ? sin थीटा मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल। ठीक है? कुछ याद रखने वाला प्रोसेस नहीं है। थर्ड केस में पूरी की पूरी वेलोसिटी की रिस्पांसिबिलिटी थी उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? v sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्वल टू m v sin थीटा अपॉन qb। ठीक है? एक तो हमारा इस डेरिवेशन में एक तो हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, एक हमारा पिच का पूछा जाता है। पिच नाम सुना है? पिच व्हाट इज पिच? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पाथ्स। लेट्स से ये हमारा एक सर्कल है, इधर देखो बोर्ड पे, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, दिस इज योर सेकंड सर्कल। इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा पिच। पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स। डेफिनेशन क्या बनाओगे? horizontal distance between two
successive circles. Pitch of the helix is horizontal distance between two successive circles. दो तुम्हारे successive circles के बीच का horizontal distance p. Distance का फॉर्मूला speed into time. Distance का फॉर्मूला क्या होता है? Speed into time. Speed कितनी रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे की तरफ लेके जाने के लिए? v cos theta. ठीक है, अब यहाँ पे देखो horizontal distance वो किस वजह से कवर अप कर रहा है? v cos theta कंपोनेंट की वजह से. तो स्पीड कितनी होगी? v cos theta. और टाइम तुम्हारा 2 pi m by qb वही रहेगा. टाइम इज इंडिपेंडेंट. इधर देखो, क्या टाइम के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी थी वहां पे? नो. टाइम तुम्हारा वही रहेगा 2 pi m by qb. तो पिच का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? p इक्वल टू, पिच का एक्सप्रेशन बनेगा 2 pi m v cos theta upon qb. नोट करो, पिच ऑफ द हेलिक्स इज गिवन बाय 2 pi m v cos theta by qb. टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में कोई कंपोनेंट, वहां पे भी टाइम में वेलोसिटी नहीं थी. वेलोसिटी नहीं है तो टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. टाइम वहां पे भी 2 pi m by qb था, यहां पे भी 2 pi m by qb. Any doubt till yet? Yes sir. इधर देखो बोर्ड पे. Yes, let's do it again on the board. देखो, case was, yes, stop discussions. Case 4, when a charged particle enters at any angle to the direction of magnetic field. मैंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर लिया. कौन सी डायरेक्शन? x एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर लिया. मैंने मान के चला चार्ज पार्टिकल को मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. जैसे ही एंगल थीटा मैंने दिया हॉरिजॉन्टल के साथ, इस वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, v cos थीटा एंड v sin थीटा. v cos थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है? x डायरेक्शन. v sin थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन y डायरेक्शन. मींस v cos थीटा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है चार्ज पार्टिकल को आगे लेके जाने की तरफ. अब इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन. v cos थीटा कंपोनेंट आगे की तरफ. ये कौन सा केस है? केस 1, when a charged particle enters parallel to the direction of magnetic field. इस केस में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल सिर्फ आगे की तरफ मूव करेगा, उस पे कोई फोर्स या कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. सेकंड, v sin theta component is along y direction. Magnetic field is along x direction. x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन. तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन. कौन कौन सा? सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन. मीन चार्ज पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा और आगे की तरफ भी बढ़ेगा. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन. ठीक है, अब इस हेलिकल मोशन में हमने दो चीजें निकालनी थी. कौन कौन सी? रेडियस और पिच. रेडियस कैसे निकला हमारा? रेडियस को निकालने के लिए वही सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगी मैग्नेटिक फोर्स को. पहले मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितनी थी? QVB. अब यहां पे जो तुम्हारा सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है? v sin थीटा. तो q v sin थीटा into v इक्वल टू m v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r. वहां से r निकल जाएगा. पहले r का एक्सप्रेशन था m v by qb. अब r का एक्सप्रेशन m v sin थीटा अपॉन qb. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिच का. पिच ऑफ द हेलिक्स. पिच का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सर्कल्स. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब इस चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली कौन आगे की तरफ लेके जा रहा है? v cos थीटा वाला कंपोनेंट. टाइम डिस्टेंस का मामला स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है इसकी? v cos थीटा. टाइम कितना है इसका? 2 pi m by qb. टाइम वही रहेगा. तो पिच का एक्सप्रेशन बन गया 2 pi m v cos थीटा अपॉन qb. देखो इतने क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो